जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, आज से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है यूपी एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1 से लेके पूरी यूनिट 10 तक कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यूज बेस्ड क्लास होने वाली है। इसका सेटअप मैं आपको अगर बता दूं तरीका, तो हम पहले यूनिट वाइज चलेंगे और यूनिट वाइज में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि 2 दिन के अंदर हम एक यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आपकी डिमांड आ रही थी कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो मैंने आपसे बताया था कि धैर्य बनाकर रखिए। आप लोगों के लिए चीज़ें, कंटेंट बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है, अब बस क्लासेस आपके सामने पेश होनी है। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे साथियों। टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे एलटी ग्रेड के सिलेबस के रिगार्डिंग। यूनिट 1 की अगर हम बात करेंगे भैया, तो यूनिट 1 में आपका कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वो भी एग्ज़ाम को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट किया गया है, और आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ उतनी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे जिससे कम टाइम में हमारा एलटी ग्रेड का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो सके, कवरअप हो सके साथियों। ठीक है, सबसे पहले हम एक नज़र सिलेबस के ऊपर डालते हैं साथियों। तो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे भैया, तो सिलेबस क्या कहता है आपसे, आप ये चीज़ को देखो। यूनिट 1 आपको बता ही दिया क्या है भैया, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस फिजिकल एजुकेशन की आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या है, नीड क्या है भैया, ज़रूरत क्या है, और साथ ही उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होने के चांस होते हैं इस टॉपिक से, वो होता है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। भैया, शारीरिक शिक्षा का जो जैविक आधार है, ठीक है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ एजेस के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्यूबर्टी है, एडोलसेंस है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगला आपका आ जाता है, इसी में आपका बायोलॉजिकल बेसिस के अंदर क्या आ जाती है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वृद्धि और विकास के जो चरण होते हैं भैया, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका नवजात हो गया, ठीक है, जो कि जन्म से 30 दिवस तक होता है, इन्फेंसी पीरियड हो गया, शैशवावस्था हो गई, एडोलसेंस पीरियड हो गया जिसको हम पुबर्टी और टीनेज के नाम से भी जानते हैं, अडल्टहुड हो गया और ओल्ड एज हो गया। ठीक है, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी सिलेबस के बारे में डिस्कस हो रहा है साथियों। ठीक है, 2 मिनट हम सिलेबस को देख लेते हैं। एक्चुअल में आपको हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आपके टॉपिक में तो केवल दे दिया सिलेबस में हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेडिंग्स दे दी केवल, बट उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअल एग्जाम वेरिएंट में कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं भैया। ठीक है, थ्योरीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं भैया। थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, है ना, फिर साइको सोशल डेवलपमेंट हो गया थ्योरी का, फिर मोरल डेवलपमेंट हो गया, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है भैया, भारत और विश्व में शारीरिक शिक्षा के बारे में उसकी हिस्ट्री पूरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है साथियों, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास आपका टॉपिक दे दिया भैया सिलेबस में। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैदिक युग पढ़ना पड़ेगा, एपिक एज पढ़ना पड़ेगा, महाकाव्य युग, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है, नालंदा पीरियड, राजपूत, मुस्लिम्स, ब्रिटिश पीरियड, और साथ ही स्वतंत्रता
के बाद जो विकास हुआ फिजिकल एजुकेशन के अंदर भारत में, वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ से सवाल आपसे पुटअप होंगे भैया, ठीक है। अगली वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? आपको ग्रीस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हिस्ट्री में आपका यूनान के इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मिलेंगे, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट 4 पीरियड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। होमरिक पीरियड, स्पार्टन, अर्ली एथेनियन, लेटर एथेनियन और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। 5 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है जो आपकी ग्रीस हिस्ट्री में हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो आगे अगर आप देखोगे तो और भी चीज़ें हैं आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में भाई। रोम का इतिहास देखेंगे हम, स्वीडन का देखेंगे, जर्मनी का देखेंगे, डेनमार्क का देखेंगे और ब्रिटेन, रशिया और जापान। इतनी आपकी अगर हम बात करें भैया तो ये क्या है आपका, ठीक है, सिलेबस हो गया। सिलेबस में इसके बाद और क्या दे रखा है आपका भैया? ओलंपिक के बारे में पूछेगा आपसे, कॉमनवेल्थ के बारे में पूछेगा, एशियन, एफ्रो एशियन, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई और अफ्रो एशियन गेम्स के बारे में पूछेगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है भैया इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की जो महत्वपूर्ण खेल संस्थाएं हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। YMCA हो गई, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ का हो गया, LNIP, NSNI, साई, HVPM और भी जितने पॉइंट्स होंगे हम सब कुछ कवर करके चलेंगे। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी विभिन्न संस्थाएं हैं या कमेटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, गवर्निंग बॉडीज़ हैं, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये इन्हीं हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है भैया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो ये थी बात भैया हमारी किस चीज़ की? सिलेबस की। इतना सिलेबस हम हिस्ट्री में पूरा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया। तो पहला टॉपिक आपका क्या कहता है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ चलते हैं। हम अपने पहले टॉपिक पे चलेंगे, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे। सो उससे पहले आप चीज़ों को ध्यान रखो कि अगर आपसे सवाल पुटअप हो जाए कि भैया शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब से हुई, है ना, इसकी बिगिनिंग की बात अगर आपसे की जाए भैया, बिगिनिंग की बात करी जाए तो 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। द बिगिनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम द 18th सेंचुरी, ओके। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। फिर अब आ जाओ भैया, आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया अगर पूछ ले भाई साहब, ठीक है, भारत में शारीरिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? सभी को पता है, मिस्टर H.C. बक, हैरी क्रोबक, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और H.C. बक इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में थी, ठीक है। और द आइडिया ऑफ फिजिकल एजुकेशन कम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। भैया भारत में शारीरिक शिक्षा का जो आइडिया था वो कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सो अब बात करते हैं भैया हम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन पे आ जाओ, ठीक है। ये भी आपका मीनिंग के ही अंदर आएगा, जब आप समझोगे चीज़ों को तभी इसको अच्छे से एलैबोरेट कर पाओगे, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन भैया, ठीक है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन डिफरेंस होता है भैया एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के बीच में, वो होता है सिस्टम का डिफरेंस, ठीक है। प्रणाली का डिफरेंस होता है, प्रणाली का अंतर होता है। मुख्य जो अंतर होता है, दोनों की सिस्टम और प्रणाली कार्य करने की डिफरेंट होती है। यही एक डिफरेंस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। वर्ल्ड फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन भैया, अब शारीरिक शिक्षा के शब्द के बारे में जान लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 शब्दों से मिलकर बना, फिजिकल और एजुकेशन से, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल का मतलब क्या होता है ये भैया? बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, आपके शरीर के आंतरिक और बाह्य जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में जब हम कोई जानकारी लेते हैं, सीखते हैं, तो फिजिकल के अंडर आ जाता है। एजुकेशन क्या है? एक पूरी प्रोसेस है किसकी? हमारे बिहेवियर, हमारे ज्ञान, हमारे कैरेक्टर, ठीक है, और साथ ही
प्रिपरेशन ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, यानी ज्ञान, आचरण, चरित्र और जीवन की तैयारी की जो प्रक्रिया होती है वो एजुकेशन के तहत आपकी आ जाती है भाई साहब, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका वर्ड फॉर्मेशन में। अगर आप फिजिकल एजुकेशन को देखते हो शब्द के अर्थ में अगर देखते हो भैया, ठीक है, शब्द के अर्थ में अगर देखोगे तो फिजिकल की मीनिंग अलग आएगी, एजुकेशन की अलग आती है, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे, अभी जैसे जैसे क्लास रन होगी आपको लगेगा कि बस अब इम्पोर्टेंट चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, थोड़ा सा बिगिनिंग हमको स्टार्ट से करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि एक फ्लो बन जाए हमारा अच्छी तरीके से साथियों, ठीक है। अब आ जाओ कंबाइंड मीनिंग की बात कर ले। अभी हमने वर्ड फॉर्मेशन में देख लिया कि भाई फिजिकल का मतलब क्या होता है, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और एजुकेशन का मीनिंग आपके नॉलेज से ले लिया, कैरेक्टर से ले लिया, बिहेवियर से ले लिया, है ना। अब दोनों को कंबाइंड अगर हम कर दें, एक साथ कर दें, तो उसकी मीनिंग क्या निकलेगी भैया, कंबाइंड करने पे मीनिंग क्या निकलेगी। अ कंबाइंड मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स इज द चेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस अ पर्सन गेट एज अ रिजल्ट ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़। अगर हम दोनों के वर्ड्स को कंबाइंड करके पढ़ते हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि वे सभी परिवर्तन का अनुभव या एक्सपीरियंस है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों से प्राप्त होता है। जो आपकी बिग मसल्स होती हैं उनमें जो आप मूवमेंट करते हो या उनमें जो गतियां होती हैं या जो आप एक्टिविटीज़ करते हो उनके थ्रू, उनसे जो एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होता है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। एक कंबाइंड मीनिंग में हो जाता है, कॉम्पैक्ट मीनिंग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, अब करंट एरा की बात कर ले, इवोल्यूशन ऑफ करंट एरा। भाई इस वक्त अगर फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उद्गव या उद्गम बोल दो, इवोल्यूशन मतलब उसका जहाँ से वो शुरू हुई, कैसे शुरू होते होते और आज करंट एरा में वो किस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में देखा जाए तो उसकी भी एक अच्छी खासी जर्नी रही फिजिकल एजुकेशन की, तो वो हम देखेंगे। तो वहाँ पर 5 लेवल्स दिए जाते हैं, 5 लेवल्स को क्रॉस करके आज फिजिकल एजुकेशन एक मूवमेंट एजुकेशन के रूप में आपके सामने है। आई होप ये चार्ट आपको विजिबल होगा, यस, ठीक है। सो विकास के, फिजिकल एजुकेशन के विकास के जो मेन चरण की हम बात करें भैया तो वो बेसिकली क्या है, ठीक है, 5 स्तर पे आते हैं, 5 लेवल्स पे इसकी टाइमलाइंस आती है। सन 1800 के आसपास में अगर आप देखोगे दैट इज कॉल्ड जिम्नास्टिक, एक जिम्नास्टिक के फॉर्म में आई, ठीक है। 1820 में ये एक हिसाब से हाइजीन ट्रेनिंग के रूप में स्वच्छता, साफ सफाई, इस चीज़ का चरण चला या दौर चला। इसके बाद एक शारीरिक सांस्कृतिक 1840 के आसपास एक फिजिकल कल्चर के रूप में डेवलप होना स्टार्ट हुई, आगे बढ़ती गई। देन फिर फिजिकल ट्रेनिंग के रूप में सन 1900 में इसको देखा जाने लगा। 1920 के आसपास ये लगभग फिजिकल एजुकेशन का रूप ले चुकी थी, और आज की डेट में अगर हम देखें, करंट एरा में देखें तो ये मूवमेंट एजुकेशन के रूप में देखी जा रही है और जानी जा रही है। तो ये 5 लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इससे काफ़ी आगे चल के आपको हेल्प होने वाली इस क्लास में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, इसके आगे अगर हम चलेंगे, अब आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिक्स डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है, यही बेसिक डेफिनेशंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। सो जेबी नैश एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जेबी नैश की डेफिनेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में रिपीट होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। तो जेबी नैश का कहना क्या है भैया, शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और फिर संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित होती है या संबंधित है। आपको इम्पॉर्टेंट रखना है, जब भी जेबी नैश की डेफिनेशन की बात आएगी भैया तो आपको कहाँ जाना है, बिग मसल्स पे जाना है। किस पे जाना है, बिग मसल्स की मूवमेंट पे जाना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जहाँ बिग मसल्स की बात आएगी वो आपका जेबी नैश से रिलेट करेगा, यानी फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विथ बिग मसल्स एक्टिविटीज़। बड़ी मांसपेशियों की जो क्रियाविधि होती है, कार्य प्रणाली होती है, उससे संबंधित होती है। एंड देन दे आर रिलेटेड रेस्पॉन्सेस, ठीक है, इसके द्वारा कही गई ये जेबी नैश के द्वारा, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, हर डेफिनेशन को आप पूरी तरीके से याद करोगे तो तकलीफ होती है, रिमेंबर नहीं रहती। तो एक एक डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने। जेबी नैश का संबंध भैया बिग मसल एक्टिविटीज़ से था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिग मसल एक्टिविटीज़ से। ओके,
अगली डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ जाती है भैया किसकी, डेल्बर्ट बर्टलिन द्वारा, ठीक है, डेल्बर्ट बर्टलिन। ओके, ये डेल्बर्ट बर्टलिन की आपकी डेफिनेशन देखो कहाँ कहाँ पूछी गई है। यूपी टीजीटी 2018 में भी पूछा गया है, एनवीएस टीजीटी 2016 में ये डेफिनेशन आई है, आरपीएससी सेकेंड 2013 और आरपीएससी लेक्चरर 2013 के एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी गई है डेल्बर्ट बर्टलिन की। तो डेल्बर्ट बर्टलिन की अगर हम बात करें तो इनका क्या कहना था भैया, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, ठीक है, शारीरिक शिक्षा भौतिक गतिविधियों से जुड़े अनुभवों के कारण व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन का योग है। यानी जो भी आपकी डेली लाइफ में जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, गतिविधि कर रहे हो, उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, कि उससे क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है और क्या आपकी बॉडी, एक इंसान के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यही कहना था कि यही चीज़ आपकी फिजिकल एजुकेशन कहलाती भैया डेल्बर्ट बर्टलिन के द्वारा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को आप दिमाग में सेट कर लो, या डेली लाइफ मूवमेंट आप ध्यान में रख लो कि उनके द्वारा एक व्यक्ति को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है या क्या परिवर्तन हो रहा है उनके एक्सपीरियंस के द्वारा, ठीक है, ये कहना था इनका। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे। अगली डेफिनेशन है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। J.F. विलियम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है भैया, ठीक है, J.F. विलियम्स, ठीक है, शारीरिक शिक्षा मानव की उन शारीरिक गतिविधियों को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग उसके प्रभाव अनुसार किया जाता है। उसमें कोई भी एफर्ट होगा, उसमें भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किसके अनुसार, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके अनुसार हम फिजिकल एजुकेशन को देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें। अगली डेफिनेशन आएगी आपकी किसकी, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप ध्यान में रख सकते हो, NPPER, ओके, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा ही वह शिक्षा है या यह शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण शिक्षा होती है। ये डेफिनेशन किसकी भैया, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन योजना के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बेसिक डेफिनेशंस में आ जाती है आर कैसिडी, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी भी डेफिनेशंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती है भैया। इनका कहना है कि शारीरिक शिक्षा भौतिक गतिविधियों से जुड़े अनुभवों के कारण व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन का क्या है, योग है भैया। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पर आप मोटर एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हो इसको, और साथ ही कैसे, सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटी। शारीरिक शिक्षा भौतिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण, ये भी पीछे जो डेफिनेशन बताई उससे हल्की फुल्की रिलेट करती है। देखो भैया डेफिनेशंस तो आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, इनमें छोटे छोटे पॉइंट्स आप पकड़ करके इन डेफिनेशंस को रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आरपीएससी 2013 और यूपीटीजीटी 2003 में पूछी गई, स्वामी विवेकानंदा द्वारा, काफ़ी प्रचलित डेफिनेशन है, मैक्स और भी एग्जाम्स में पूछी गई भैया। क्या कि आज भारत को भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की ज़रूरत है। ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। टुडे इंडिया डज नॉट नीड द भगवत गीता बट द फुटबॉल ग्राउंड। देखो नॉट नहीं, डायरेक्टली नॉट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, चलो इस पर मैं बहस नहीं करूँगा, ना ही इस पर बात, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे भैया। ये डेफिनेशन किसने दी, स्वामी विवेकानंद ने दी, ठीक है, बात सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका जॉन पॉल सेकंड, द्वितीय के द्वारा, ठीक है, ब्लेस्ड आर यू अ प्लेयर
you turn the battlefield into a playing field that is instead of hate love is distributed। ठीक है, धन्य है आप एक खिलाड़ी, या एक खिलाड़ी धन्य है जो युद्ध भूमि को खेल के मैदान में बदल देता है जहां नफरत की जगह प्रेम बांटा जाता है। ये किसने कहा फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में? जॉन पॉल द्वितीय। ओके तब जी, हाँ चलिए अब आ जाते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, बल्कि एक डेफिनेशन तो आपको देखने को मिलेगी। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें भैया, लक्ष्य की अगर हम बात करें, एम्स की बात करें, ठीक है, तो लक्ष्य की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? उद्देश्य लग गया, लक्ष्य होना चाहिए। सो ऑल बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने क्या है भैया? एक इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ये तीनों ही चीज़ें क्या है? लगभग सेम ही है। मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तीनों लाइंस का कहने का मतलब यही है भैया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति का, एक इंसान का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का पूरी तरीके से क्या हो? डेवलपमेंट हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, मतलब हर एक तरीके से उसका विकास होना चाहिए। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है भैया। ठीक है, अब स्पेसिफिक में आ जाए तो स्पेसिफिक पॉइंट से आपसे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं भैया? कैसे कैसे हो सकता है भैया? फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए होगा, शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक दिमाग का विकास होना चाहिए, इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। इमोशनल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, भावनात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, है ना। स्पोर्ट्समैन के अंदर तो वैसे ही सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक टीम गेम में कैसे बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, आपस में झगड़ते रहेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में ज़्यादातर योग से रिलेट कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब कुछ लोगों ने कहा, यहाँ आपसे पूछा कहाँ से जाता है, देखो इतनी चीज़ें तो पता हो गई, ये डेवलपमेंट होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ये क्या है भैया? इसका स्पेसिफिक लक्ष्य है। ठीक है, स्पेसिफिक लक्ष्य की बात करें अगर तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इन 5 चीज़ों को अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से बताई भैया, तो वो स्पेसिफिक के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। किसने कैसा डेवलपमेंट की बात करी है? तो सबसे पहले क्लार्क के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्लार्क के अनुसार ये 2017 KVS में इसके थ्रू पूछा गया सवाल है। ठीक है, इनकी पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखने, इन किसी भी पॉइंट को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क भैया फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी और कल्चर, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताए इन्होंने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, स्पेसिफिक एम्स हो गए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। हमने लक्ष्य हमने देख लिए कि भैया फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, है ना, ऐसे होने चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो उसमें विद्वानों की बात आ जाती है। तो विद्वानों में सबसे पहले बात आती है किसकी? क्लार्क के अनुसार 2017 KVS में पूछा गया सवाल, फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस और एफिशिएंसी और कल्चर, सांस्कृतिक, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक दक्षता और संस्कृति, इसका विकास हो, इसका डेवलपमेंट हो, ये कहना था क्लार्क का। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है, इन्हीं पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। ठीक है, फिर JB नैश के अनुसार इनके हिसाब से फिजिकल एजुकेशन का क्या उद्देश्य था? इनके हिसाब से अगर बात करें तो ये NVS 2022 में पूछा गया। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होना चाहिए भैया, आंगिक विकास होना चाहिए, यानी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तंत्रिका पेशी विकास होना चाहिए भैया। आपका दिमाग और आपका शरीर में जो मसल्स हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समन्वय नहीं होगा तो कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हो पाएगी, है ना। फिर इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, व्याख्यात्मक विकास होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, भावनात्मक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो JB नैश ने कितने ऑब्जेक्टिव्स बताए भैया? 4। पूछ लेता है आपसे। ठीक है, क्लार्क ने कितने बताए भैया? पीछे 3 बताए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट की बात करें भैया, चार्ल्स से बूचर के अनुसार अगर हम उद्देश्य देखें फिजिकल एजुकेशन का, ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो इन्होंने कितने बताए भाई साहब? इन्होंने भी बताए कितने?
5 उद्देश्य बताए भैया, ठीक है। चार्ल्स ए बूचर ने कितने उद्देश्य बताए? 5। यूपीटीसीटी 2005 में पूछा हुआ सवाल है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर कॉग्निटिव एंड मेंटल, संज्ञानात्मक और मानसिक उद्देश्य के तहत इसका विकास हो, शारीरिक विकास के उद्देश्य के तहत इसका विकास हो, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट हो सकता है, गतिशील और गतिशील विकास, ठीक है। फिर सोशल डेवलपमेंट भी इसका ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया भैया, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, और अफेक्टिव डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है भावनात्मक विकास के उद्देश्य के साथ, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट आपके चार्ल्स से बूचर के हिसाब से हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, ठीक है। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस में आ जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आ गया क्या भैया? आवश्यकता और महत्व की हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। किसकी? आवश्यकता एवं महत्व की बात करेंगे। ओके, सो फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता और महत्व, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला आता है भैया क्यों ज़रूरत और क्यों आवश्यकता है या क्या महत्व है फिजिकल एजुकेशन का भैया, ठीक है। तो सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, सबसे एक इम्पॉर्टेंट उसकी ज़रूरत और महत्व क्या है भैया? आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए भैया? आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपकी जो मस्कुलर एंडोरेंस है, ठीक है, शारीरिक संरचना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, आपका कंपोजिशन है या बॉडी का कह सको, और साथ ही कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस हो गया, आपकी हृदय संवहन क्षमता जो है, इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये सबसे इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और उसका इम्पोर्टेंस होता है। इट इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ओके, या मांसपेशियों की शक्ति, लचीलेपन, मांसपेशियों की सहन शक्ति और शारीरिक संरचना और हृदय संबंधी सहन शक्ति में सुधार करता है भैया। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की नीड है और इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट भैया क्यों जरूरत आवश्यकता पड़ी? बिकॉज रेगुलर हेल्थफुल फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, नियमित स्वास्थ्यवर्धक शारीरिक गतिविधि। अब क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती भैया? ए वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज़, या विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधि की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदान करती है। जब आप नियमित रूप से क्या करते हो? रेगुलर हेल्थफुल फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहते हो, तो एक बहुत ही विस्तृत रूप में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ठीक है, चाहे वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, कैसे भी आप ले लो, जब आप रेगुलर फॉर्म में आते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिसिप्लिन भैया, आत्म अनुशासन इससे काफ़ी इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से इसकी नीड और इम्पोर्टेंस होती है, ठीक। इट फैसिलिटेट्स, फिजिकल एजुकेशन क्या आपको प्रोवाइड करती है भैया, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। ये प्रोवाइड करती है आपके स्वास्थ्य और फिटनेस के विकास और उत्तरदायित्व को बेहतर करने का एक रास्ता प्रोवाइड करती है, या उसको बहुत ही ईजी बना देती है, ठीक है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है इसी में, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस में, ठीक है, स्ट्रेस रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन, तनाव में भी कमी आती है जब आप फिजिकल एजुकेशन के अंडर में आते हो, ठीक है। शारीरिक गतिविधि क्या करती है भैया? आपकी तनाव और आपकी चिंता को दूर करने तथा भावनात्मक स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देने का एक जरिया बन जाती है, एक माध्यम बन जाती है, एक वे बन जाती है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी बिकम्स एन आउटलेट फॉर रिलीजिंग टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड फैसिलिटेट्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ओके, देखो ये पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है ना, ये थोड़ा बोरिंग है एक्चुअल में, ठीक है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस हो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, इसको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि वही चीज़ें हैं, बस घूम फिर के इसमें सारी चीज़ें वही आ जाती हैं। बट थोड़ा सा अब जब स्टार्टिंग से चल रहा है तो स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ना। ओके, चलो नेक्स्ट पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस में, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है भैया,
ठीक है, इम्प्रूव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्या करती भैया, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में क्या होती भैया, हेल्प करती है, सहायक होती है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, इसीलिए इसकी ज़रूरत और महत्व दोनों होते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपसे सवाल पुटअप होंगे भैया, जैविक आधार से क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि इसकी जैविक आधार में योर फर्स्ट पॉइंट इज नियोनेटल स्टेज, यानी जो नवजात अवस्था होती है। ठीक है, नवजात अवस्था होती है शिशु की, तो वो क्या, कितने से कितने टाइम तक पानी जाती है, जन्म से लेके 30 दिन तक होती है। इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि नियोनेटल स्टेज कितने से कितने टाइम तक होती थी भैया, जन्म से लेके 30 दिन तक होती है। ठीक है, ये सब सारी क्या है, नियोनेटल स्टेज, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उसके चरण हैं। ठीक है, इन चरण से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यह शिशु के जीवन का प्रारंभिक चरण होता है, फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में क्या होता है भैया, आप वो देखता है बच्चा, उसके हिसाब से वो प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी, चूसना हो गया, आपने देखा होगा, हाथ मुंह में भर लेता है बच्चा, पकड़ने की कोशिश करता है, रोता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कौन सी नहीं है। और इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन दे दिए, एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो आपको पहचानने में दिक्कत होगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। रिफ्लेक्स क्रियाओं में, एक्टिविटीज़ में, ठीक है, चूसना हो गया, पकड़ना हो गया, रोना हो गया। ठीक है, इसी में मस्तिष्क विकास की गति सबसे तेज होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भैया कि किस स्टेज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की किस स्टेज में मस्तिष्क के, दिमाग के, ब्रेन के डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो सबसे अधिक होती है, तो नियोनेटल स्टेज में होती है, नवजात अवस्था में होती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से इस समय उचित पोषण, नींद और सुरक्षा अति आवश्यक होती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक अवस्था में वो बच्चा होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं नियोनेटल स्टेज में। नेक्स्ट अगर बात करें, दूसरी स्टेज आती है आपकी इनफेंसी स्टेज, सेकेंड स्टेज। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इनफेंसी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं भैया शैशवावस्था। ये 1 महीने से 2 साल तक होती है, रिमेंबर रखना इस पॉइंट को। 1 महीने से 2 साल के बीच की जो अवस्था होगी वो शैशवावस्था कहलाएगी या इनफेंसी स्टेज कहलाएगी। इस अवस्था की अगर हम बात करें भैया, तो इसमें क्या होता है, इसका उस बच्चे का ना बॉडी का विकास बहुत स्पीड से होता है। उसकी बॉडी का, शरीर का विकास या डेवलपमेंट क्या होता है, उस शिशु का बहुत ही स्पीड से होता है, तेज़ी से होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके दांत निकलते हैं, ऐसी मूलभूत जो क्षमताएं हैं वो उसमें क्या होती हैं भैया, डेवलप होनी स्टार्ट होती हैं, विकसित होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा और सामाजिक संपर्क का प्रारंभ होता है, छोटे मोटे वर्ड, ठीक है, जैसे पापा, मम्मी, बुआ, चाचा, कुछ भी जो है, जो आप सिखाते हो, धीरे धीरे उसको कैच करना शुरू करता है, बोलना स्टार्ट करता है। जब शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से खेल, खिलौनों और गतिविधियों के माध्यम से मोटर स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत ही स्पीड से ये सारी चीज़ें उसकी और अच्छे से डेवलप होंगी एक शिशु की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें भैया, अब आ जाती है हमारी तीसरी स्टेज भैया, थर्ड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज की बात करेंगे, यानी किशोरावस्था भैया। ठीक है, इन्फेंसी आपकी 1 महीने से लेके 2 वर्ष तक हो गई। ठीक है, ये 13 से 19 साल तक होती है। यानी एक चीज़ ध्यान रखना, जिस एज में क्या लगा हो भैया, टीन लगा हो, टीन, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद रख सकते हो। टीन कहाँ से होता है, 12 के बाद 13, 14, 15, फिर 19 तक चलता है, फिर 20 आ जाता है। यानी जिस भी एज में टीन लगाओ दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस स्टेज। ये रिमेंबर रखना है आपको, 13 से 19 वर्ष के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसे सुनहरा या सुनहरी अवस्था या हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं एक बच्चे का। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऐसा सवाल पूछा जाता है। पुबर्टी के कारण
लड़कों और लड़कियों में तेज शारीरिक व हार्मोन परिवर्तन होते हैं। इसी अवस्था में जो हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं स्पीड के साथ, वो 13 से 19 वर्ष के बीच में होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास होता है भैया। मानसिक, कौन कौन से? मानसिक व भावनात्मक असंतुलन हो सकता है, आत्मसम्मान और पहचान की तलाश होती है। इन दोनों पॉइंट से सवाल पूछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में, ठीक है, कि आत्मसम्मान और पहचान की तलाश किस अवस्था से संबंध रखती है? तो एडोलसेंस स्टेज से रखती है। मानसिक और भावनात्मक असंतुलन किस अवस्था में ज़्यादा होता है भैया? एडोलसेंस स्टेज में होता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से अगर देखें तो सही व्यायाम और खेल से शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इसी एज के अंदर, 13 से 19 साल की एज के अंदर, टीन एज के अंदर, एडोलसेंट स्टेज के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। टीम बनाना शुरू कर देते हैं, देखा ना, इसी एज में अगर सबसे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल देखा जाए तो 13 से 19 साल के बीच के लड़के लड़कियों का होता है ना। तो टीम वर्क, अनुशासन का डेवलपमेंट भी इसी एज में होता है। यानी बेसिक देखा जाए एक कंप्लीट ह्यूमन बनने की जो प्रोसेस है वो 13 से 19 साल की एज में ही होता है। इसीलिए एडोलसेंस स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एडल्टहुड की बात करें भैया, प्रौढ़ावस्था जिसको हम बोलते हैं 20 वर्ष से आगे की बात। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में, प्रौढ़ावस्था बुजुर्ग से रिलेट कर देते हैं। नहीं, प्रौढ़ावस्था एक एडल्टहुड होता है, 20 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए होता है, 60 वर्ष के बीच में, ठीक है। यह जीवन का सबसे सक्रिय और उत्पादक समय होता है, ठीक है। नई नई चीज़ें करना शुरू करता है इसमें एक लड़का। शारीरिक व्यक्ति और सहनशीलता चरम पर होती है। जो भी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है और एंडोरेंस है वो एकदम टॉप लेवल पे होती, पीक पे होती है। करियर, विवाह, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ जो होता है वो इसी अडल्टहुड के अंदर आता है। शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से देखें तो नियमित व्यायाम, योग और स्वास्थ्यकर भोजन आवश्यक होता है इस एज के अंदर भैया, ठीक है। तनाव प्रबंधन, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे बीपी, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए इस एज के अंदर। इसलिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्पीड के साथ कैप्चर होने के चांस होते हैं। ठीक, एडल्टहुड के बाद अब आ जाते हैं भैया ओल्ड स्टेज पे, हम वृद्धावस्था बोलते हैं, यानी 60 साल से ऊपर की उम्र के जो होते हैं रिटायर्ड कर्मचारी, सीनियर सिटीजन जिनको हम बोलते हैं भैया। तो शारीरिक व मानसिक क्षमताएँ क्या होती हैं इस एज के अंदर? धीमे धीमे डाउन होने लगती हैं, घटने लग जाती, कम होने लग जाती हैं या डिक्रीज़ होने लग जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है भैया? इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है भैया, कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई WBC की संख्या कम होने लग जाती है। क्योंकि जब वृद्धावस्था की स्टेज में जाता है इंसान तो कम मेहनत वाला काम करता है। जब आप कम मेहनत का काम करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में WBC मरते जाता है, बनते कम हैं। यही एक कारण है। इसीलिए कहा जाता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज और बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो WBC की संख्या नियमित मेंटेन और अच्छी रहती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में आपको कैसी बीमारियां देखने को मिल सकती है? आर्थराइटिस देखने को मिल सकती है ना, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट्स की प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे रोग आपको दिखाई देने लग जाते हैं। और फिजिकल एजुकेशन की तरफ से अगर हम देखें तो इस उम्र में हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, व्यायाम करने चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि या क्या, वॉक करना इस एज के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड और सामाजिक सहभागिता और जीवन संतुलित रहता है। अगर इस अवस्था में आपका माइंड सेट पॉजिटिव है और आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, आस पड़ोस से एक समाज में सहभागिता दे रहे हो, तो आप बहुत खुश रहोगे इस एज के अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी ओल्ड एज के अंदर आती हैं भैया। सो ये तो हमारी तो होगी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। अब बात करते हैं भैया किसकी, इसके सिद्धांत की, ठीक है, इसके थ्योरीज़ की बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहली थ्योरीज आती है, हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, जो थ्योरीज थी उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भैया, मनो, यहाँ प्राण है, यहाँ पर यौन होगा, मनो यौन विकास का सिद्धांत किसने दिया भैया? सिगमंड फ्रॉइड
सिगमंड फ्रेड द्वारा, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं अक्सर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग कर लेते होंगे, आई होप सो, ठीक है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, लिबिडो यानी जिसको हम यौन ऊर्जा कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी से पूछ सकता है। लिबिडो का अर्थ क्या होता है? लिबिडो यौन ऊर्जा के कारण के चरणों पर आधारित होता है। अब इसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं भैया? इसमें एक ओरल स्टेज होती है, एनल स्टेज होती है, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। मुंह के द्वारा संतुष्टि, सफाई, अनुशासन, लिंग पहचान, सामाजिक विकास, यौन परिपक्वता, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में महत्व क्या है? बच्चों के व्यवहार और को समझना और उनको सही दिशा देना, ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। चलो अगली थ्योरी की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात आ जाती है भैया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजेट ने दिया भैया, ध्यान रखना, जीन पियाजेट ने, ठीक है। कई बार पूछा हुआ सवाल है, पियाजे भी बोलते हैं, पियाजेट भी बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है। जीन पियाजेट ने दिया। इनके अनुसार क्या था भैया? बच्चों की सोच, समझ और सीखने की जो क्षमता होती है उसको 4 चरणों में डिवाइड किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार जीन पियाजेट ने बच्चों की सोच, अनुभव को सीखने की क्षमता को कितने चरणों में डिवाइड किया? भैया 4 चरणों में डिवाइड किया। कौन कौन से चरणों में? सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप किया, यानी कि इंद्रियों और गतिविधियों द्वारा सीखना, ठीक है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच होती है, ठीक है। ये यहाँ से भी सवाल आते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है, यानी भाषा और कल्पना का जो विकास होता है, एक बच्चा भाषा और इमेजिन करने की जो उसकी अवस्था होती है, लैंग्वेज सीखता है या इमेजिन करना सीखता है, तो वो 2 से 7 वर्ष के बीच में। फिर 7 से 11 वर्ष के बीच में भैया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, यानी तार्किक सोच का प्रारंभ होता है, एक बेस तैयार होना शुरू हो जाता है, समझ लीजिए। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 वर्ष से ऊपर तक, अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट सोच और समस्या का समाधान, ठीक है। ये स्टेजेस आपको रिमेंबर रखनी है, कितने से कितने वर्ष के बीच में होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में इसका महत्व क्या भैया? आयु के अनुसार खेल और शिक्षण विधियां चुनना, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें एक स्टेज, अगर मान लो 7 से 11 वर्ष का बच्चा है तो तार्किक सोच वहाँ से प्रारंभ होती है उसकी, ठीक है। वो मतलब अपना तर्क देना शुरू कर सकता है वहाँ से, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें ये ऐसे होना चाहिए, तर्क लगाना शुरू कर सकता है। तो इन एज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? उनकी शिक्षण विधियों को चुन सकते हैं। इसीलिए देखा होगा प्री प्राइमरी, प्राइमरी, नर्सरी, इसीलिए स्टेजेस के हिसाब से बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत की बात करेंगे भैया, ठीक है। इसको दिया किसने? एरिक एरिक्सन द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया भैया। एरिक्सन ने इसको 8 चरणों में डिवाइड किया, ठीक है। 8 चरणों में सामाजिक अनुभव और संघर्षों को आधार माना इन्होंने। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से चरण थे आपका? ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, जो कि शैशवावस्था में था, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन किशोरावस्था में होती है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आपकी वृद्धावस्था में होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, ये आपको रिमेंबर रखने हैं। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट किस अवस्था में होती है। विश्वास भी हो और विश्वासघात वाली जो अवस्था होती है किस में होती है? शैशवावस्था में होती है। आइडेंटिफाई और रोल कन्फ्यूज़न किस में होता है? किशोरावस्था में होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में वृद्धावस्था में। अगर फिजिकल एजुकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करें साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, तो क्या है? खेल और सामाजिक गतिविधियों द्वारा आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है भैया। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट आपकी थ्योरी क्या कह रही है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत की अगर हम बात करें, ठीक है, सो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, कोहलबर्ग शॉर्ट फॉर्म में याद है, कोहलबर्ग द्वारा
लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रतिपादित करी। ठीक है, इन्हीं के कोहलबर्ग के अनुसार क्या था, इन्होंने नैतिकता के विकास को 3 लेवल्स में डिवाइड किया, 3 स्तरों में बांटा। ठीक है, प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल। यानी कन्वेंशन लेवल पहले का कन्वेंशन लेवल, फिर वर्तमान का, और इसके बाद पोस्ट यानी बाद का कन्वेंशन लेवल। ठीक है, दंड और प्री कन्वेंशन लेवल में क्या चीज़ें होती हैं, दंड और पुरस्कार के आधार पर सही या गलत का निर्धारण करना, ये आपकी प्री कन्वेंशन लेवल कहलाती है। सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, समाज और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार बच्चा जब काम करता है, जब तो कन्वेंशन लेवल हो जाता है। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के आधार पर जब उसकी परख होती तो पोस्ट कन्वेंशन लेवल हो जाता है। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो भैया खेलों के माध्यम से फेयर प्ले, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, इन सबको हमें बढ़ावा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। तो यही वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर थ्योरी एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपसे सवाल 100% आते ही आते, इन पॉइंट्स को उठाकर रख लेना। ठीक है, जैसे नियोनेटल स्टेज की बात करें जन्मजात की, तो जन्म से 30 दिन तक होती है। ठीक है, जन्म से 30 दिवस तक। रिफ्लेक्स एक्शन इस होता है, इसमें चूसना पकड़ना, ब्रेन आपका फास्ट ग्रोथ करता है नियोनेटल स्टेज में। इन्फेंसी पीरियड सेकंड आती है, शैशवावस्था कहलाती है, 1 माह से 2 साल के बीच में होती है। इसमें चलना बोलना सीखता है बच्चा। ठीक है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है बच्चे की। एडोलसेंस 13 से, जिसमें टीन एज जिसको हम बोलते हैं, पुबर्टी चेंजेस होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, एनर्जी चैनलाइजेशन ज़रूरी होता है इसमें। एडल्टहुड की बात करें, प्रौढ़ावस्था 20 साल से ऊपर की, या फिजिकल कैपेसिटी पीक होती, एकदम चरम पे होती, शारीरिक दक्षता जो होती है। स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल की इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, तनाव बढ़ता है, उसका मैनेजमेंट आना चाहिए इस एज में। ठीक है, और लाइफ स्टाइल के इश्यूज़ होते हैं, डायबिटीज़, बीपी, ऐसी बीमारियां परेशान करने लग जाती हैं। ओल्ड एज की बात करें, 60 वर्ष से ऊपर की होती है, इसमें आपकी जो इम्यूनिटी होती है डिक्लाइन होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। लाइट एक्सरसाइज और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है इस स्टेज के अंदर। थ्योरीज हमने देखी भैया डेवलपमेंट की। ठीक है, क्या है, साइको सेक्सुअल थ्योरी फ्रॉड के द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। इसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल स्टेज और पर्सनालिटी विया लिबिडो। ठीक है, यौन ऊर्जा बोलते हैं जिसको हम लिबिडो को। ओके, फिर कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें, जीन पियाजे ने दी। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक डेवलपमेंट होता है इसका। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल की उम्र में। फॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं 11 से ऊपर की उम्र में। साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन के द्वारा दी गई, एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, इसमें 8 स्टेजेस होती हैं जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एडोलसेंस में। ठीक है, फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग के द्वारा दी गई, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है, प्री कन्वेंशियल, कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल। ठीक है, प्री कन्वेंशियल में आपके पुरस्कार और दंड इन्वॉल्व होते हैं, कन्वेंशियल में आपका सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, और पोस्ट कन्वेंशियल में यूनिवर्सल वैल्यूज़ के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, सो ये तो था हमारा आज की क्लास का थ्योरी का पार्ट साथियों। अभी इसी क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉप 30 या टॉप 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैं रख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैं 30 ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। किसी पॉइंट में, टॉपिक में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 80। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे इन टॉपिक से पूछे जाएंगे उन्हीं का अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आप चीज़ें आपको समझ में आएगी। पहले हम थ्योरी के कुछ पार्ट लेके चलेंगे, फिर हम उसके MCQs को सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ का पार्ट साथियों। चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, हु डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू बिग मसल एक्टिविटीज। ओके, शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का वह भाग जो बड़ी मांसपेशी क्रियाकलापों के माध्यम से विकास और वृद्धि से संबंधित है, इसे किसने परिभाषित किया है साथियों। ऑप्शन है आपके J.F. विलियम्स, H.C. बक, C.A. बूचर या फिर C.C. कोवेल। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मिस्टर H.C. बक। ठीक है,
मिस्टर H.C. बक जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है, H.C. बक, हैरी क्रो बक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे सवाल की अगर हम बात करें भैया, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू C.A. बूचर फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओके, C.A. बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है भैया? मोरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा का है, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का है, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, या फिर हेल्थ ट्रेनिंग स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इस अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, ठीक है, टोटल एजुकेशन प्रोसेस, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया जो होगी, ठीक है, वह C.A. बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है प्यारे साथियों, क्या कह रहा है, हु सेड फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू मूवमेंट्स, ठीक है, किसने कहा शारीरिक शिक्षा गतियों से प्राप्त अनुभवों का योग है भैया? ठीक है, कैसिडी ने कहा, ओबरडीफर ने कहा, ब्राउननेल ने कहा, या फिर J.B. नैश ने कहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ओबरड्यूफर ने, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है, कैसिडी डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज, यानी कि कैसिडी ने शारीरिक शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया भैया? सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय मोटर एक्टिविटी, अक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी और ट्रेनिंग फॉर हेल्थ ओनली। सो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। कैसिडी ने शारीरिक शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया? सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय मोरल एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्या कह रहा है भाइयों, विच स्कॉलर कंसिडर्ड फिजिकल एजुकेशन एज दैट फेज ऑफ एजुकेशन डीलिंग विथ बिग मसल एक्टिविटीज, ठीक है, किस विद्वान ने शारीरिक शिक्षा को बड़े मांसपेशी क्रियाकलापों से संबंधित शिक्षा का चरण माना है भैया? J.B. नैश, C.C. कोवेल, C.L. ब्राउननेल, या फिर J.F. विलियम्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं मिस्टर J.B. नैश, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। छठा सवाल आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स, केंद्रीय परामर्श बोर्ड के अनुसार शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है भैया? बॉडी ओनली, केवल शरीर का, टोटल पर्सनालिटी, बॉडी माइंड स्पिरिट, संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर मन और आत्मा, मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यों का, लीडरशिप क्वालिटीज नेतृत्व के गुणों का। बताओ भैया किसका विकास करती है? फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है बॉडी माइंड स्पिरिट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है, द अल्टीमेट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है भैया? फिटनेस तंदुरुस्ती, कल्चर संस्कृति, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, या फिर लीडरशिप नेतृत्व। ऑप्शंस आपके सामने हैं प्यारे साथियों, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का परम उद्देश्य होता है, या अल्टीमेट एम भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 8वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, हु स्टेटेड फिजिकल एजुकेशन शुड प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप फैसिलिटीज एंड टाइम फॉर होलसम एक्टिविटीज, किसने कहा भैया शारीरिक शिक्षा को कुशल नेतृत्व, सुविधाएं और पर्याप्त समय उपलब्ध कराना चाहिए? J.F. विलियम्स ने कहा, ठीक है, H.C. बक ने कहा, C.L. ब्राउननेल ने कहा, या फिर हैदरिंगटन ने कहा? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया, मिस्टर J.F.
विलियम्स ने इस चीज़ को कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, यानी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है भैया? मेकिंग चिल्ड्रन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट, ओनली हेल्थ डेवलपमेंट, ओनली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ओनली रिक्रिएशन, केवल मनोरंजन के लिए, केवल क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, और या फिर स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, या फिर चिल्ड्रन का फिजिकली, एक बच्चे का फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वो फिट रहे, क्या उद्देश्य है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेकिंग चिल्ड्रन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Your 10th question is, H. Clark suggested how many objectives of physical education? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए भैया? 1 बताए, 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए या फिर 5? 2, 3, 4 और 5। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3। ठीक है, तीसरा यानी 3 उद्देश्य बताए भैया। कितने उद्देश्य बताए? 3 उद्देश्य। पीछे थ्योरी में हमने डिस्कस कर रखा है इस चीज़ों को। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि जो भी पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका हम पहले थ्योरी कम क्लियर करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस एकदम नींव की चोट जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, क्या कह रहा है 11वां प्रश्न? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव गिवन बाई क्लार्क? ठीक है, गिवन बाई क्लार्क। एक सेकंड जरा मैं पीछे वाला क्वेश्चन देखूँ। ठीक है, 3 थे ना? हाँ ठीक। सो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव गिवन बाई क्लार्क, यानी निम्न में से कौन सा उद्देश्य क्लार्क द्वारा दिया नहीं गया है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नहीं वर्ड आया हुआ है, नहीं दिया है क्लार्क ने, वो हमें पहचानना है। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक तंदुरुस्ती, सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक दक्षता, कल्चर संस्कृति या फिर एथिकल कैरेक्टर नैतिक चरित्र। सो 11th क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नैतिक चरित्र जो था वो क्लार्क ने दिया, बाकी तीनों ही दी इन्होंने, फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी, कल्चर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन, बुक वॉल्टर मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव लाइक, बुक वॉल्टर ने कौन कौन से उद्देश्य बताए भैया? हेल्थ, लेजर, एथिकल कैरेक्टर, फिजिकल फिटनेस, कल्चर, लीडरशिप, हेल्थ, मोटर स्किल्स, सोशल हार्मोनी, मोरल वैल्यूज या फिर सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चर। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, हेल्थ, लीजर, एथिकल कैरेक्टर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? 13वां क्वेश्चन कह रहा है, हेदरिंगटन क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव्स इनटू, हेदरिंगटन ने उद्देश्यों को किस प्रकार वर्गित किया है? कितने प्रकार में वर्गित किया भैया? 3 टाइप्स में, 4 टाइप्स में, 5 टाइप्स में या फिर 6 टाइप्स में? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 5 प्रकार से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाइड किया है साथियों। ठीक है, हेदरिंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन हेदरिंगटन्स क्लासिफिकेशन? हेदरिंगटन ने जो 5 क्लासिफिकेशंस दिए ऑब्जेक्टिव्स के, उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, तत्कालिक उद्देश्य, रिमोट ऑब्जेक्टिव्स, दूरगामी उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य या फिर स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स, आध्यात्मिक उद्देश्य। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स जो है, आध्यात्मिक उद्देश्य, वो हेदरिंगटन के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर
15th क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया लेस्लीज ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, ठीक है, लेस्ली के उद्देश्यों में कौन कौन शामिल है भैया? फिजिकल, सोशल, कल्चरल, ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, एथिकल, लीडरशिप, या फिर हेल्थ, फिटनेस, रिक्रिएशन एंड कल्चर। फटाफट से बताएंगे लेस्ली के उद्देश्यों में इनमें से कौन कौन सा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। हेल्थ, फिटनेस, रिक्रिएशन एंड कल्चर, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यता और मनोरंजन और आपकी संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया विच ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू ऑर्गन सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव, ठीक है। कौन सा उद्देश्य परिसंचरण, श्वसन, पाचन तंत्र आदि से संबंधित है पूछा है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। शारीरिक विकास संबंधित होता है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? 17th क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोकोमोटर स्किल्स इंक्लूड, ठीक है, लोकोमोटर कौशलों में कौन कौन चीज़ें शामिल है, कौन सा शामिल है इसमें से? थ्रोइंग, फेंकना, रनिंग, दौड़ना, बैलेंसिंग, संतुलन बनाना, या फिर ड्रिबलिंग। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, रनिंग। लोकोमोटर कौशल में इनमें से रनिंग आपकी शामिल होती है, इन चारों में से रनिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया मैनिपुलेटिव स्किल्स आर परफॉर्म्ड विथ, मैनिपुलेटिव कौशल किसके साथ किए जाते हैं भैया? ऑब्जेक्ट्स के साथ यानी वस्तुओं के साथ, बॉडी वेट के साथ, शरीर के वजन के साथ, पोस्चर के साथ यानी आसन, मसल्स के साथ यानी मांसपेशियों से। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, वस्तुओं के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ। मैनिपुलेटिव कौशल्स ऑब्जेक्ट्स के साथ, वस्तुओं के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स इन्वॉल्व, जो नॉन मैनिपुलेटिव कौशल होते हैं उनका संबंध किससे होता है? कैचिंग से, पकड़ने से, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग से, मरोड़ना और संतुलन से, रनिंग, दौड़ने से, या फिर ड्रिबलिंग से। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मोड़ने और संतुलन जो होगा, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग, दैट इज नॉन मैनिपुलेटिव स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? मेंटल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, शारीरिक शिक्षा में मानसिक विकास किससे संबंधित होता है भैया? ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ से यानी कि मांसपेशियों की शक्ति से, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड डिज़ाइन मेकिंग, सतर्कता, एकाग्रता और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, लीडरशिप एंड कोऑपरेशन, नेतृत्व और सहयोग से, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता से। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सतर्कता, एकाग्रता और निर्णय लेना जो है शारीरिक शिक्षा में मानसिक विकास से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, 21वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, क्या कह रहा है? विच क्वालिटी इज एनहांस्ड थ्रू सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के माध्यम से कौन सी विशेषता बढ़ती है भैया? पेशेंस बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है आपका, टीम वर्क या कॉपरेशन बढ़ता है, टीम वर्क और सहयोग, या फिर बॉडी स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत बढ़ती है, या फिर स्पीड, गति बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल, आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, टीम वर्क और सहयोग की भावना बढ़ती है, विशेषता बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, टीम वर्क एंड कॉपरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। 22वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन, जो न्यूरोमस्कुलर समन्वय है वो किस में सहायक होता है भैया? रिड्यूसिंग फटीग, थकान को कम करने में, इंक्रीजिंग रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय को बढ़ाने के लिए, वीकनिंग मसल्स, मांसपेशियों को कमज़ोर करने में, या फिर स्टॉपिंग मूवमेंट्स, गतियों को रोकने में। तो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। थकान कम करने के लिए जो न्यूरोमस्कुलर समन्वय होता है वो किस में सहायक होता है?
अब तीन चारों ऑप्शंस में से अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, विच ऑब्जेक्टिव बैलेंसेस इमोशंस लाइक एंगर, फियर, होप, जेलसी, यानी कि कौन सा उद्देश्य क्रोध, भय, आशा, ईर्ष्या जैसे भावों को संतुलित करता है। इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास। ठीक है, यही है जो क्रोध, भय, आशा, ईर्ष्या जैसे भावों को संतुलित करने का काम करता है, बैलेंस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे तो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, अनकंट्रोल्ड इमोशंस इन एन इंडिविजुअल लीड टू, यानी कि किसी व्यक्ति में अनियंत्रित भावनाएं किस ओर ले जाती हैं। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाती हैं, बेहतर प्रदर्शन के लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर असामान्य व्यवहार की तरफ ले जाती हैं, हाई फिटनेस उच्च फिटनेस की तरफ ले जाती हैं, फिर मेंटल ग्रोथ की तरफ ले जाती है, मानसिक विकास की तरफ। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, असामान्य व्यवहार। ठीक है, अनकंट्रोल्ड इमोशंस जो होते हैं किसी व्यक्ति के, अनियंत्रित भावनाएं वो अबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ ले जाती हैं, असामान्य व्यवहार की तरफ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे, 25वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, हेल्थ डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन मेनली प्रिवेंट्स, शारीरिक शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य विकास मुख्यतः किससे बचाव करता है भैया? कम्युनिकेबल डिजीज से, संक्रामक रोगों से बचाव करता है, एक्सीडेंट्स दुर्घटनाओं से बचाता है, इंजरीज चोटों से बचाता है, या फिर फटीग थकान से बचाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हेल्थ डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन मेनली प्रिवेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रामक रोगों से बचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, फिजिकल एजुकेशन रिड्यूसेस, शारीरिक शिक्षा किसे कम करती है? स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता को, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति को कम करेगी, रिएक्शन स्पीड, प्रतिक्रिया की समय को या गति को कम कर देगी, या फिर मसल ग्रोथ, मांसपेशियों की वृद्धि को कम कर देगी? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करती है, कम करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, निम्न में से शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, या फिर बौद्धिक विकास? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे, 28वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, फिजिकल एजुकेशन एज पर सी कॉवेल इज, सी कॉवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा है क्या है? मोरल ट्रेनिंग है, नैतिक प्रशिक्षण है, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार परिवर्तन की सामाजिक प्रक्रिया है, ओनली फिजिकल ट्रेनिंग केवल शारीरिक प्रशिक्षण है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का विकास है? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या होगा सही जवाब 28वें प्रश्न का? क्या होगा भैया? बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। सीसी कॉवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है? व्यवहार परिवर्तन की सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 28वें प्रश्न का। 29वें का क्वेश्चन अगर हम देखें भैया क्या कह रहा है, विच ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू प्रमोट लीडरशिप, फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्समैनशिप, कौन सा उद्देश्य नेतृत्व, निष्पक्ष खेल और खेल भावना को बढ़ावा देता है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर हेल्थ डेवलपमेंट, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, या फिर स्वास्थ्य विकास? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की भाव जो है वो नेतृत्व, निष्पक्ष खेल और खेल भावना को बढ़ावा दे सकता है या देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न इस टॉपिक का हमारा,
क्या कह रहा है, फाइनली फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन, अंततः शारीरिक शिक्षा किस में सहायक होती है, ओनली फिजिकल ग्रोथ, केवल शारीरिक वृद्धि के लिए, फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल एंड हेल्थ डेवलपमेंट, शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक और स्वास्थ्य विकास के लिए, ओनली स्पोर्ट्स एक्सेलेंस के लिए, केवल खेल उत्कृष्टता, या फिर ओनली कल्चरल ग्रोथ, केवल सांस्कृतिक विकास। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक और स्वास्थ्य विकास में सहायक होती है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फाइनली फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल एंड हेल्थ डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 बेस्ट एमसीक्यू जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुए किसके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें डेफिनेशंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेशंस, एम्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हमने टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए साथियों। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आपके सामने आएगा। अभी तो हमने इस पार्ट को हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएंगे तो उसमें कई चीज़ें आएंगी आपके सामने। ठीक है, ठीक है, सारी पीपीटी सब कुछ रेडी हो चुका है और परेशान नहीं होना, एक एक करके क्लासेस आपको मिलती जाएंगी। बहुत जल्दी हम सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जो भी कर सकते हैं वो करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।